नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार, बेबाक बात करने के लिए मशहूर ऐसे धनंजय कुमार जी जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और आज बात करेंगे इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की जो वार्ता होने जा रही है उसके बारे में। अब उसमें इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं, इसलिए व्यवधान तो आना ही है। और ईरान ने कुछ कंडीशंस भी रखी हैं। लेबनान को समझाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और ईरान को कैसे समझाएं, क्योंकि ईरान का सीज फायर में हाथ तो ऊपर रहा है। ऐसे वक्त में इस्लामाबाद की वार्ता, वो उसमें से क्या निष्पन्न होगा, कैसे व्यवस्था हुई है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहां के पाकिस्तान के अखबारों ने तो ये लिख भी दिया कि ये शांति वार्ता सफल हो उसके पहले ही उन तीनों के नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। अब देखिए, ट्रम्प भाई को शांति का पुरस्कार चाहिए था और वो आक्रमण कर बैठे ईरान पर। वो उनको कहते हैं कि इजराइल ने उनको प्रेरित किया। अब उनको ही निर्णय लेना था। अमेरिका की जनता उनके खिलाफ हो गई। उनको लगा कि वेनेजुएला को हमने उसके प्रेसिडेंट को उठा ले आए, उसी प्रकार चंद घंटों में ईरान को भी खत्म कर देंगे, मगर 40 दिन में तो नहीं कर पाए। अब क्या आगे होना है, धनंजय कुमार जी से जानेंगे। धनंजय जी, आपका फिर से एक बार स्वागत, और आपका विश्लेषण सुनने के लिए हम और हमारे दर्शक उत्सुक हैं। धनंजय जी। देखिए सर, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से नमस्कार, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी प्रणाम। ये जो युद्ध चल रहा है, ये किसने शुरू किया? सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि युद्ध शुरू किसने किया। युद्ध शुरू किया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। और अब तो मीडिया में भी ये खबर आ रही है कि किस तरह से नेतन्याहू ने ट्रंप को मजबूर किया या कन्विंस किया। दर्शक या जो सुन रहे हैं हमें, वो अपने तरीके से उसको शब्द को ले ले, कन्विंस किया या मजबूर किया। जो एप्स्टीन फाइल वाले हैं लोग, कि एप्स्टीन फाइल में नाम है, वो कहते हैं मजबूर किया। हम नहीं जानते हैं सच, इसलिए हमें नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं कि अब अपने हिसाब से आप देख लें। और दूसरा है कि वो उनको कन्विंस किया कि ईरान जो है हमारे लिए खतरा है। ईरान परमाणु बम बना देगा तो दुनिया के लिए खतरा के तौर पे खड़ा हो जाएगा। और उसकी वजह रही होगी कि हिजबुल्लाह है, ये हमास है, या और जो आतंकी संगठन है, क्योंकि वो उसको बढ़ावा देने का काम ईरान करता है। और ये एक और मैं बयान दूं कि नेतन्याहू ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कट्टर इस्लाम जो है वो दुनिया के लिए खतरनाक है। तो कट्टर इस्लाम को प्रमोट कौन कर रहा है? अब इसमें फिर दो चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुद ये अमेरिका करता रहता है, अमेरिका ही खड़ा करता है। अब जिनको जो सहूलियत हो वो भी स्वीकार कर ले। हम तो बीच में पत्रकार हैं, हम किसी को आरोपित नहीं कर सकते। हम न्यायालय तो है नहीं, जज तो है नहीं, हमारे पास वो सारे सबूत तो है नहीं। बहरहाल, लेकिन जब ये युद्ध हुआ, और इसमें ओमान के विदेश मंत्री का बयान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ओमान के विदेश मंत्री वो हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे, जिसे अभी मध्यस्थता कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, वैसे ही ओमान ने किया था कि ये जो परमाणु बम बनाने के लिए जो जरूरी होता है यूरेनियम इनरिचमेंट, यूरेनियम संवर्धन, वो जीरो कर दो। जीरो के लिए तैयार हो गए थे ईरान के लोग कि हाँ, हम जीरो कर देंगे, क्योंकि हाई लेवल पे शुद्ध करेंगे तब जाकर के परमाणु हथियार बनेगा। उसके अलग अलग परसेंटेज, 90% तक अगर कर देंगे शुद्ध तो परमाणु बम बनेगा, अदरवाइज नहीं बने। बाकी बिजली के लिए इस्तेमाल है, दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल है, अलग अलग इस्तेमाल है उसके। ईरान इस बात पे तैयार हो, 60% तक है। 90% पे बताया जाता है कि 90% अगर शुद्ध हो गया तो वो परमाणु बम बनने के लिए तैयार हो गया है। तो वो मना कर दिया था कि ओमान ने कहा था कि ये ईरान तैयार हो गया था कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट को जीरो कर देंगे।
बावजूद इसके ईरान पर हमला कर दिया गया। और हमला केवल इजराइल ने नहीं किया, इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर हमला किया। और इस पूरी लड़ाई में ट्रंप जो है वो अपने आप को मेन अगुआ बनकर के चले कि वही युद्ध लड़ रहे हैं, ईरान को वो खत्म करना चाहते हैं, ईरान में वो लाना चाहते हैं, रिजीम बदलना चाहते हैं। ये जो सरकार है बहुत क्रूएल है, कितने सारे लोगों को मार दिया उसने, वगैरह वगैरह वगैरह। ये अमेरिका का आरोप है। लेकिन वो ट्रंप को केवल ईरान की तरफ दिखाई पड़ता है। गजा में क्या हुआ वो ट्रंप को नहीं दिखता है। वहां आंख में जो है पट्टी लग जाती है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है और लगता है कि जो इजराइल कर रहा है गजा में, लेबनान में, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मनुष्यता के लिए काम कर रहा है। वहां वीडियो आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, आईडीएफ के लोग, आईडीएफ मतलब जो वहां की सेना है इजराइल की, वो उठा करके ले जा रही है छोटे छोटे बच्चों को, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे। इससे ज्यादा क्रूएल क्या हो सकता है। और एप्स्टीन फाइल में इजराइल भी शामिल है। एप्स्टीन फाइल का भी किस्सा जान लीजिए कितना भयावह है कि 8 साल 10 साल की लड़कियों को आपने जो है, और कुर्द लड़कियां हैं, दूसरे देशों की लड़कियां हैं, जिनको वाया मीडिया लाया गया और उसको इस्तेमाल किया गया कैसे कैसे करें। और ये बेसिकली आप याद कीजिए जब पुराने जमाने की बात होती थी, विष कन्याएं होती थी, तो ये इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली सेक्स को इस्तेमाल करते हैं युद्ध में अपने आप को, या दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मजबूर करने के इस्तेमाल करते हैं। ताकि आप, जिसे अभी मैं पढ़ रहा था कि कहा गया है कि पत्रकार जो यहाँ से जाएंगे वो अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के नहीं आएंगे। इसलिए नहीं लेके आएंगे कि आपको वहां सारी सेवा मिलेगी। तो सारी सेवा मिलेगी तो जाहिर है रिकॉर्ड हो रहा होगा, और फिर जब रिकॉर्ड हो रहा होगा तो फिर आपके बारे में सारी कहानी जो है वो दिखा करके आपको ब्लैकमेल भी किया जाएगा। तो ये जो अमेरिका और इजराइल जैसे देश हैं, कहा जाता है ये भी इस कर्म में आगे है। इनका हथियार, वो भी एक हथियार है, लड़की या सेक्स भी एक हथियार के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया, सोचा था 2-4 दिन में ईरान को निपटा देंगे। ईरान के पास औकात क्या है, क्या कर लेगा। और एक उस बीच जो है पहले ही दिन, आपको याद होगा कि पहले ही दिन 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई ईरान में। एक तो खामेनेई और उनके साथ 45 लोगों को, कमांडर थे, जो सेना के जवान थे, जो सेना के अधिकारी थे, जो नेता थे, वो मार दिए गए। दूसरा, वहां के स्कूल पे हमला किया गया जिसमें 168 बच्चियों की, जो छोटी छोटी बच्चियां थी, नाबालिग लड़कियां थी, उनकी हत्या कर दी। और ये दोनों एक लगा के सेटबैक लगेगा, समाज में एकदम विद्रोह फैल जाएगा कि अरे इसकी वजह से, खामनेई की वजह से हुआ, और ईरान में जो है गृह युद्ध हो जाएगा। और दूसरा ये कि कोई फैसला लेने वाला नहीं रहेगा, इतने सारे नेताओं को मार दिया। ये इनकी रणनीति थी, ये चूक नहीं है, ये रणनीति थी इनकी। और कितने धूर्त और कितने बेईमान और कितने अमानवीय है, कितने समाज के लिए असामाजिक है, अनसोशल है दुनिया के लिए। अभी एक वीडियो एक आया है, हालांकि ट्वीट हटा दिया उन्होंने, ये जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने लिखा कि ये है इजराइल है, वो बेसिकली कैंसर है। उन्होंने कहा कि ये कैंसर है और दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक है। उसको हालांकि बाद में आपत्ति की उन लोगों ने, क्या कहते हैं, अपना यहाँ के जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री के जो दफ्तर है, उसने इस पर आपत्ति की, और उसके बाद फिर जो है उन्होंने वो ट्वीट हटा लिया। लेकिन उन्होंने कहा तो था, उन्होंने यही तो कहा। और उन्होंने जो कहा वो बड़ा ही, खाली उन्होंने नहीं कहा, स्पेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी देख लीजिए। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो नेतन्याहू है वो क्रिमिनल है, उसको जेल में बंद किया जाना चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब ख्वाजा आसिफ ने जो एग्जैक्टली कहा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ख्वाजा अब्बास ने कहा, ख्वाजा अब्बास क्षमा करेंगे, ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, कल ये आया था ट्वीट, इसमें कहा कि इजराइल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, वहीं लेबनान में नरसंहार हो रहा। जिस दिन सीज फायर हुआ, बुधवार को सुबह 4 बजे ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया। उसके 2 घंटे के बाद ईरान ने अनाउंस किया, पाकिस्तान ने अनाउंस किया।
लेकिन इजराइल ने लेबनान पे उसी दिन हमला किया और पूरी रिहायशी इलाकों में हमला किया। 300 से ज्यादा लोग मारे गए उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, उसमें लोग थे, वो सैनिक नहीं थे। ये कितना क्रूएल है। और धनंजय जी, उसमें एक ऐड भी कर लूं, इसके पहले गाजा में 72,000 बच्चे, महिलाएं और लोगों को, वो लोगों का नरसंहार किया गया। आपने कहा कि कितनी छोटी छोटी बच्चियों को भी मार डाला, बच्चों को मार डाला, जिस प्रकार से उन्होंने उनको हिरासत में लिया बच्चों को। तो नेतन्याहू जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, वो इंटरनेशनल कोर्ट में उसको नरसंहार करने वाला हत्यारा घोषित किया है, और वो ज्यादा देशों में घूम नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और मेयर जो न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, उन्होंने तो ये यहां तक कहा था कि यदि वो न्यूयॉर्क में आता है तो मैं उसकी गिरफ्तारी कर सकता हूं, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर के पास अलग पुलिस होती है और अधिकार होते हैं, क्योंकि ये मानवता का संहारक है। बिल्कुल सही। और जो है तो ये कहा, और उसमें कहा इन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने, कि इजराइल निर्दोषों को मार रहा है, पहले गजा में, फिर ईरान में, और अब लेबनान में। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया वे नरक में जले। बनाने वाले हालांकि वही लोग हैं, ये ईरान, अमेरिका और ये इंग्लैंड, यही सब देश, यूरोपियन देश उसमें शामिल है। बहरहाल, अब इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस से बयान आया कि ये आपत्तिजनक है, और खासकर आप मध्यस्थ बने हुए, आप इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं। और ये शुरू से, जब जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन भी इजराइल की तरफ से बयान आया कि ये सफल नहीं हो सकता है। और लेबनान के लिए कहा कि लेबनान में हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम सिक्योर न हो जाए, हम आश्वस्त न हो जाए कि इजराइल को कोई खतरा नहीं है। अब बताइए इसका क्या पैमाना है, कैसे पता चलेगा कि इजराइल के आदमी को अब खतरा नहीं है, कैसे पता चलेगा। और ये जो रणनीति है, देखिए इसमें क्या है, ये अमेरिका, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मिले हुए, और दुर्भाग्य है हमारे वाले भी मिले हुए, और ये दोनों मिलकर के एक ने कहा है कि भैया हम उसको थोड़ा सा ये करते हैं, तब तक तुम ये देख लो। और देखिए इजराइल की मंशा क्या है, इजराइल की मंशा, ईरान ने कभी इजराइल को तबाह करने के लिए कोई अभियान नहीं छेड़ा, कभी युद्ध नहीं खड़ा किया। ये आरोप जरूर लगते हैं कि वो उसने जो है हिजबुल्ला को खड़ा किया, फलाना को खड़ा किया, लेकिन याद कीजिए 80 के दशक में, 80 के दशक में जब वहां तो हिजबुल्ला उस समय नहीं था, लेबनान में उस समय भी इसने भयानक हमला किया था इजराइल में। जो इनकी पार्टी के गुरु थे, जो ग्रेटर इजराइल की जो रखी थी, नींव रखी थी ग्रेटर इजराइल, जिसमें मिडिल ईस्ट के कई देशों के की जमीनें शामिल होंगी, तो इनको ग्रेटर इजराइल बनाना है। ये दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन ने इन पर रहम करके इनको जमीन दी थी, कि आइए यहाँ बस जाओ, आपका देश। 1948 में इनको देश की मान्यता मिली, और उसके बाद इन्होंने क्या किया। तो अब जो वार्ता हो रही है, वो वार्ता में अभी खबर आई कि ईरान जो है सहमति वार्ता में शामिल होने को तैयार नहीं, और उसकी वजह है ये कि लेबनान में जब तक कहा उसने कि लेबनान में जब तक हिंसा रुकती नहीं, हमले रुकते नहीं, हम वार्ता नहीं करेंगे, उसकी वार्ता का कोई मतलब नहीं। और ये कहा कि जो लेबनान में हो रहा है या जो गजा में हो रहा है वो मानवीयता के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ हो रहा है, और उसको रोक लगाया जाना चाहिए। मैं एक और उदाहरण दे करके फिर मैं आता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कि देखिए, एक खामेनेई का एक जो है वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जब उनकी डेथ हुई थी, उस वक्त जब उनको मारा गया था, जब उनकी शहादत हुई थी। उसमें एक छोटा सा बच्चा आता है उनके पास और कहता है कि जो है मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करके जो है साइंटिस्ट बनो, और उसके बाद जो है तुम अपनी जिंदगी जी लेना, फिर देश के लिए आना। साइंटिस्ट बनो कहा। और ईरान के बारे में जो दुष्प्रचारित है कि ईरान में कोई आजादी नहीं है, मारा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ईरान के लगातार वीडियो जा रहे हैं, जो नाइट लाइफ भी ईरान के हैं, और जो हमारे एक दो परिचित है जिनके परिचित रहते हैं ईरान में, उन्होंने कहा धनंजय भाई, ईरान में जितनी सुरक्षा है भारत में कल्पना नहीं कर सकते हैं महिलाओं के संदर्भ।
लड़कियां 12 बजे रात में निकल सकती हैं और आसानी से कहीं भी पहुंच जाएंगी, कोई दुर्घटना उनके साथ नहीं हो सकती। यहाँ क्या प्रचारित है? तो जो पश्चिम मीडिया है या जो हमारा गटर मीडिया है, ये सब झूठ फैलाने में मास्टर है, प्रोपेगेंडा फैलाने में मास्टर है। और देखिए कि ट्रंप जो है CNN और उसके खिलाफ भी जो कह रहा है कि हम जो है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुम सही न्यूज नहीं दे रहे हैं, धमका रहा है। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई है वो ट्रंप और इजराइल की कुत्सित मंशा के तहत शुरू हुई। इजराइल और ट्रंप ने वो कहा भी कि जब ईरान पे कब्जा हो जाएगा तो हमको संसाधन मिल जाएंगे, तेल मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, हम बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। ये भाषा है उसकी, ट्रंप की। और अभी देखिए जब से ये सीज फायर हुआ है इजराइल, ये ट्रंप का कोई डायलॉग नहीं आ रहा है, कहीं कोई बयान आपने नहीं पढ़ा होगा। नहीं तो ये आदमी तो ऐसा लगता है कि जिसे नहीं बोलेगा तो उसको जीभ कट के गिर जाएगी, इसलिए बोलना जरूरी है। हर घंटे कुछ नहीं बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी डॉक्टर ने कहा है कि हर घंटे अगर नहीं बोलिएगा तो आपकी जीभ निकल जाएगी बाहर, फिर आप बोलने लायक, खाने लायक नहीं। ऐसा लगता है, हमारे गाँव में कहते हैं कि ये नहीं बोलेगा तो इसके मुंह से दुर्गंध आने लगेगी, तो बेचारा बोलने लगता है। तो वही ट्रंप का अभी जब से ये मामला हुआ है सीज फायर वाला, एक लास्ट उसका डायलॉग है जो बयान आया कि जो ईरान को हथियार देगा उसको जो है हम 50% टैरिफ लगाएंगे। अरे कौन दे रहा है हथियार? तुमको तो सब पता रहता है, तुम्हारे तो जासूस हर जगह दुनिया में फैले हुए हैं। नाम नहीं लिए, नाम नहीं लिए, लेकिन सबको पता है कि भैया अगर दे रहा होगा तो ईरान दे रहा होगा या रूस दे रहा होगा। चाइना और रूस। हाँ, क्षमा करेंगे, चाइना न चाइना के खिलाफ कुछ बोल पा रहे हैं न रूस के खिलाफ कोई बोल पा रहे, दोनों औकात ढीली कर देगा इनको। और अब ये देख लीजिए ट्रंप ने अपने देश को बर्बाद कर दिया। कैसे? ये जो डॉलर जो है ना, डॉलर के खिलाफ अब जो अभियान है वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि रूस ने भी कहा है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज तेल खरीदना चाहते हैं, गैस खरीदना चाहते हैं, वो युआन में पेमेंट करे। सेम ईरान ने कहा कि युआन में पेमेंट करो। अब युआन और डॉलर में भिड़ंत हो, ब्राजील ने उसके साथ साझा किया है ईरान चीन के साथ। ब्राजील और चीन के बीच जो सौदा होगा वो युआन में होगा। अब फंसे हैं मिडिल ईस्ट के देश कि वो क्या करे। जिस दिन मिडिल ईस्ट के देश डॉलर को नमस्ते कर देंगे उस दिन अमेरिका पानी भरने चला जाएगा, अमेरिका की शान पट्टी सब गुम हो जाएगी। और ये ट्रंप ने उसी जगह पे पहुंचा दिया है अमेरिका को, और अमेरिका के लोग ये समझ रहे हैं ये ट्रंप जो चुप है, इस चुप्पी के पीछे अमेरिकन दबाव है। वो डेमोक्रेटिक जो विपक्ष है और जो रिपब्लिकन वो, और वहां के बुद्धिजीवी, जो मीडिया में खबर निकल के आई कि जब युद्ध की बात हुई कन्विंस कर दिया नेतन्याहू ने, फिर कैबिनेट मीटिंग में बैठे ट्रंप और हेगसेथ ने कहा कि हाँ युद्ध करना जरूरी है, बाकी किसी ने नहीं कहा। बाकी ने कहा कि जो है महंगाई बढ़ जाएगी। इवन जेडी वेंस ने कहा कि युद्ध करने का कोई मतलब नहीं, महंगाई बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, दुनिया में संकट खड़ा हो जाएगा। किसी की नहीं सुनी उस आदमी ने, अपने दामाद की सुनी। उसका दामाद भी आ रहा है मीटिंग करने के लिए यहाँ पाकिस्तान। वो यहूदी है, वो खुद यहूदी है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। तो अब बताइए कि आप जो है अपने दामाद के लिए, अपने कुछ उसके लिए पूरे जो है अमेरिका को दांव पे लगा दिया। और अमेरिका को खाली दांव पे नहीं लगाया, पूरी दुनिया को दांव पे लगा दिया। फाइनली हुआ क्या? दुनिया के सामने भयंकर आर्थिक संकट है, दुनिया के सामने मिडिल ईस्ट पूरा तबाह हो गया। आप देख लीजिए कि जब हॉर्मुज बंद है तो मिडिल ईस्ट का व्यापार बंद हो गया। तो मिडिल ईस्ट का व्यापार, मिडिल ईस्ट तो तेल पे ही चल रहा है, वो अनाज थोड़े उगाता है, उसको सब खरीदना है। तो अब जो है भारत जो है वो कुछ भेज नहीं पा रहा है, न चावल भेज पा रहा है, न आम भेज पा रहा है, न कपड़ा भेज पा रहा है, न दवाई भेज पा रहा है। तो भारत का आयात निर्यात ठप है। यहाँ गटर मीडिया चिल्ला रहा नहीं। धनंजय जी, तो ऐसे वक्त में हम कहां पर हैं? वही तो मैं आ रहा था कि ऐसे वक्त में हम इजराइल के साथ खड़े हैं, उस इजराइल के साथ खड़े हैं जिसके साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं होना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ है, जिसकी वजह से ट्रंप की इतनी किरकिरी हुई है। हम उनके साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने एक लाइन बोला इजराइल के खिलाफ। 2 दिन पहले ये इजराइल होकर के आए
मंगलसूत्र पहन करके आए। वो मंगलसूत्र ही था ना जो संसद में उनको दिया गया, पहनाया गया सम्मान। मंगलसूत्र क्या होता है? जो पीछे से बांधा जाता है। और उसके बाद, हाँ, उसी का मंगलसूत्र का तो वैसा ही था उसका रूप रंग। आप लेकर के आए, उसके बाद युद्ध हो गया। अब बताइए, अब भारत की दो छवि छवि के स्तर पर दो नुकसान हुआ। एक तो हमारा हमेशा ईरान दोस्त रहा। 1979 के बाद जब से खामेनेई खुमैनी सत्ता में आए, तब से ईरान भारत के पक्ष में रहा कश्मीर के मुद्दे पर। सही वो बात। खोया हमने, ईरान नाम का दोस्त खोया। ईरान को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि जब हम पर सैंक्शन लगाया गया था, अमेरिका ने लगाया था, सैंक्शन लगाया था, तो उसने कहा था कि हम आपको तेल देंगे, डॉलर में नहीं, रुपया में देंगे। और रुपया भी मुझे मत देना, अपने ही बैंक में रखना। यूको बैंक और एक और बैंक है, दोनों में पैसा रहा और दोनों बैंक उस वजह से दिवालिया होने से बचा। आज भी पैसा है यहाँ। और उसके बदले उसने कहा कि आपके यहाँ से जो अनाज आएगा, जो फलाना आएगा, वो जो है उसमें पैसा ये करना। इतना हेल्प किया था कश्मीर के ये मामले पे, हेल्प किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में हुआ। जी। और आपने क्या किया उस ईरान के साथ? आपको उसके साथ उसकी तरफ से लड़ना नहीं था, ईरान की तरफ से आपको ये कहना था कि सही था जो सही, गलत था जो गलत। इजराइल को किसी ने भारत में समर्थन नहीं दिया। इजराइल से दोस्ती भारत की भी रही, लेकिन विचार पे कहीं समर्थन नहीं किया। और हमेशा चाहे गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई हो, सबने खिलाफत की। इवन अटल बिहारी ने भी, अटल एग्जैक्टली। बिहारी ने भी बहुत स्पष्ट कर जी दिया था, जी। पैलेस्तीन को हम समर्थन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी तो वो सब जो है वो तो माँ के गर्भ से निकल के आए थे। ये तो अलौकिक है, सीधा गिरे हैं, अवतरित हुए। तो इनको तो दिव्य ज्ञान है प्राप्त है। तो दिव्य ज्ञान प्राप्ति में ये हुआ कि आज हिंदुस्तान जो है वो न घर का है न घाट का। ये चौथी अर्थव्यवस्था भारत में क्या उसकी स्थिति रह गई दुनिया में भारत की। आज आपकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, भाषण दे रहा हो सब, जब कोई समस्या आती है दुनिया में तो भारत की तरफ देखता है। अरे अभी तो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है भाई। अभी सबकी नजर पाकिस्तान पे लगी है कि जो सैटरडे को जो होने वाली है वार्ता, उसमें क्या होगा। इसलिए तो मैं पूछने जा रहा था, अंतिम मेरा सवाल ये है आपसे कि इस वार्ता के बारे में आप कितने आशावादी हैं? देखिए, अब मैं तो न तो डिप्लोमेट हूं, न मैं वहां का किसी इलाके का नेता हूं, लेकिन मैं जो समझता हूं, अभी अमेरिका को भी शांति की जरूरत है, ईरान को भी शांति की जरूरत है। ईरान का भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वो स्वाभिमानी देश है, कुर्बानी पसंद देश है, झुकने वाला देश नहीं है। उसने बता दिया हम पे किसी का फर्क नहीं पड़ता। आज भी वो कह रहा है कि लेबनान को अगर शामिल नहीं किया तो शांति वार्ता में नहीं है। तो शांति वार्ता में बैठ के भी कह देगा कि भैया ये करते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। अब अमेरिका क्या डिसीजन लेता है, ये देखने वाली बात है। क्या लेबनान, समझिए लेबनान पे मैटर अटक गया, एक और मैटर है अटकने वाला, वो हॉर्मुज है। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज जो है फ्री कर दे जैसे पहले था। वो कह रहा नहीं करूंगा, इस पे टोल मैं लूंगा। फिर एक और है, ईरान ने कहा है कि आप हमारे इलाके से पूरा सेना हटाएं, नॉर्थ ईस्ट से सेना हटाएं। अमेरिका कह रहा है हम कैसे हटाएं। तो बड़े सारे खतरे हैं। ये हो जाएगा सीज फायर, ऐसी संभावना बहुत कम है, मुझे भी दिखाई पड़ती। क्योंकि क्या अगर होता है तो अमेरिका को बहुत हद तक झुकना पड़ेगा। क्या ट्रंप झुकने को तैयार है? क्या ट्रंप पे इतना दबाव है? उसको खतरा महसूस हो रहा है? जब तक ट्रंप को खतरा महसूस नहीं होगा, तब तक ये सीज फायर जो है, अंतिम जो परिणाम आना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि ये बदमाश है, ये बदमाश है, ये युद्ध करेंगे। इनको इनको दादागिरी करनी है। उसको मारा, उसको पीटा, उसको दौड़ाया, उससे छीन लिया, उसको लूट लिया। यही अमेरिका की संस्कृति। इसलिए जो ईरान ने कहा कि हमारी संस्कृति 6000 साल पुरानी है, तुम्हारी 250 साल की है। 250 साल में अमेरिका ने क्या किया? दूसरे देशों को लड़ने, कब्जा करने। अब बताइए, याद कीजिए, छोड़ दीजिए सब। सेकंड वर्ल्ड वॉर में शांति तो हो गई थी, हिटलर मारा गया था, बावजूद इसके जाकर के जापान में बम पटक के आए। उससे क्या हुआ? तो जो इस तरह के नेचर वाला हो, ट्रंप को तो चलिए माफ कर दीजिए कि ट्रंप जो सन की है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता है, व्यापारी है। लेकिन उस समय जो थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो वहां के नेता थे, वो तो सन की नहीं थे, वो तो सोच समझ के किया था। तो इसलिए वो चरित्र है अमेरिका का। वो युद्ध चाहता है, उसको युद्ध में ही उसको फायदा है। जी जी जी। धनंजय जी, आज आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी जो कुछ प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, उसका उत्तर आपके विश्लेषण में से मिलता है।
आशा करते हैं कि इस्लामाबाद की वार्ता सफल रहे। हम भी शांति चाहते हैं, दुनिया शांति चाहती है, न केवल इजराइल तो शांति नहीं चाहता है, मगर न केवल ईरान, न केवल यूएस, हम सब शांति चाहते हैं, क्योंकि हमारा लाभ तो शांति में ही है। हमें गौतम बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी के देश में आते हैं, इसलिए हम शांति के पुजारी हैं। ये बात तो हमें हमेशा याद रहेगी। आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।